अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे एक दफ़ा चैट में बताइएगा, आवाज़ सबको क्लियरली आ रही है? जी हाँ। चलें, ठीक है। जब तक बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं या नहीं भी करते हैं तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर आज का। हमारे पास ये आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये डॉन का एक आर्टिकल है। डॉन में आर्टिकल्स अक्सर ये वाले आर्टिकल्स आते हैं। राइटर जो इस आर्टिकल का है वो है मलिया लोधी। मलिया लोधी जो है पाकिस्तान में एज अ बैरोक्रेट सर्व कर चुकी हैं। हाल में वो रिटायर्ड है, लेकिन वो बहुत ही की इवेंट्स, की हिस्टोरिकल इवेंट्स के टाइम जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती रही हैं पूरी दुनिया में। खास करके पाकिस्तान की तरफ से यूएन में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव भी रही हैं, और पाकिस्तान की तरफ से यूएस में पाकिस्तान की एम्बेसडर भी रही हैं। और ये उस हिस्टोरिकल पीरियड में रही हैं जब 9/11 का इवेंट भी हुआ। और 9/11 क्योंकि आप सबको पता है कि एक बहुत ही अ, बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है दुनिया के लिए, क्योंकि एक सुपर पावर के ऊपर एक कह सकते हैं कि बाईपोलर वर्ल्ड में या यूनिपोलर वर्ल्ड, क्योंकि सोवियत यूएसएसआर अब टूट चुका था 1992 में, और यूएस अब सुपर पावर बन चुका था। और यूएस के कंपटीशन में पूरी दुनिया में अब कोई और कंट्री नहीं थी। तो इस यूनिपोलर वर्ल्ड में यूएस जैसे सुपर पावर कंट्री पर कोई कंट्री अटैक करता है, और वो पाकिस्तान का नेबर भी है। और पाकिस्तान का नेबर होने के साथ साथ जो पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका में जो एम्बेसडर है वो मलिया लोधी। तो इसके अलावा पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन यूएन में भी कर चुके हैं। तो इनके आर्टिकल्स इसलिए भी सीएसएस एस्पायरेंट्स, पीएमएस और सीएसएस और बाकी एग्जाम्स के लिए और उनके एस्पायरेंट्स के लिए इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स जो भी हैं लिखती हैं वो करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स और बाकी जितने एग्जाम्स हैं उनके रिलेटेड ही लिखती हैं। सेकेंडली, इनकी जो राइटिंग है वो एकेडमिक राइटिंग है। न्यूज़पेपर में आपको दो तरह की राइटिंग्स मिलती हैं। एक आपके पास राइटिंग होती है एकेडमिक राइटिंग, और एक है क्लासिकल राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग वो राइटिंग होती है जो सिंपल होती है, जहाँ सेंटेंसेस शॉर्ट होते हैं, जहाँ पे इजी इंग्लिश यूज होती है, ठीक है, और जिसमें बड़े बड़े लॉन्ग सेंटेंसेस, बड़े कम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं होते। बट क्योंकि ये बहुत टाइम से न्यूज़पेपर के लिए लिखती रही हैं तो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत वो न्यूज़पेपर वाली लैंग्वेज, लिटरेरी लैंग्वेज आपको नजर आएगी। डॉन के आर्टिकल्स अक्सर आपको इसलिए भी समझ में नहीं आते क्योंकि डॉन जो है वो अपने ट्रेडिशन को कंटिन्यू करता है। डॉन के फाउंडर कायद आजम थे, उन्होंने जब इसे इसका इफ्तिताह किया, इसे स्टार्ट किया, तो तब से लेकर अब तक डॉन जो है अपने ट्रेडिशंस के मुताबिक, अपने राइटर्स, जो इसके राइटर्स हैं उन्हीं के मुताबिक जो है डॉन क्या करता है कि अपनी उस ट्रेडिशन को जारी रखे हुए हैं, ठीक है। जिस ट्रेडिशन के मुताबिक जो इनकी राइटअप्स हैं वो सारे के सारे लिटरेरी राइटिंग के ऊपर बेस्ड है। तो वो लिटरेरी राइटिंग को फॉलो करते हैं ज़्यादातर। अब हमारा जो आर्टिकल है आज का, सबसे पहले हम उस आर्टिकल को देखते हैं और उसके बाद फिर हम मज़ीद चीज़ों की तरफ जाते हैं। जो हमारे पास आर्टिकल का टाइटल है इस आर्टिकल का, वो हमारे पास है द वॉर विद इन। द वॉर विद इन जो हमारे आर्टिकल का टाइटल है, जो मलिया लोधी साहिबा ने लिखी है, ये इस आर्टिकल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस टाइटल के साथ कि ये एक ऐसे वॉर की तरफ इंडिकेट कर रही है जो वॉर अपने ही मुल्क में किसी भी मुल्क के इंटरनल इशू के बारे में वो बात करना चाह रही हैं, ठीक है। कोई ऐसा वॉर जो अंदर ही अंदर चल रही हो, जो इंटरनेशनल ना हो, ठीक है। भले ही उसके इंटरनेशनल इम्पैक्ट्स पूरी दुनिया पे हो रहे हों, लेकिन अगर वो वॉर ज्यादातर
इंटरनल टेरिटरी में लड़ी जा रही है, तो दैट इज अ वॉर विद इन। वो जंग अंदर की है, बाहर की नहीं। तो इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि जब से ट्रम्प इलेक्शंस जीत के पावर में आया है, जब से वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है, कौन सी चेंजेस हैं जो वो लेके आया है, कौन से पॉलिसीज हैं जो अब तक उसने अडॉप्ट की हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने, और उन पॉलिसीज के क्या क्या नतज सामने आए हैं। इसमें हम ये भी बात करेंगे कि यूएस का जो एग्जीक्यूटिव है, जिसके अंडर ट्रम्प जिसमें काम कर रहा है, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज डोनाल्ड ट्रम्प। और ट्रम्प के जो पॉलिसीज हैं, जिनमें सरफेरिस टैरिफ्स, जो कि आजकल बहुत ज्यादा फेमस हुई हुई है, डेपोटेशन और इमिग्रेशन के जो लॉज हैं जो ये लेके आए हैं, वो भी बहुत मशहूर हैं। इन सारे इन सारे पॉलिसीज को काउंटर करने के लिए यूएस की जुडिशरी वो कौन से इकदाम ले रही है, वो कौन से पॉलिसीज अपना रही है, वो भी इस आर्टिकल के थ्रू आप समझेंगे। अब आप ये देखें, यहाँ पे इस आर्टिकल में जो हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है, पहले मैं आपको पहले पैराग्राफ से पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा, एंड देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो आर्टिकल है इसके जो की इश्यूज है वो बेसिकली क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे पहले लाइन वाइज, ठीक है, वन बाय वन जो है इसके पॉइंट्स हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, जब हमने ये आर्टिकल सेलेक्ट किया तो हमने इसका टाइटल पढ़ा, और टाइटल के बाद हम इसे इसका जो पहला सेंटेंस यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, ये सेंटेंस हम पढ़ते हैं। मैं इस सेंटेंस को आपके लिए, ठीक है, पॉइंट आउट करता हूँ, ताकि आपको जरा नजर आए कि मैं किस सेंटेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं इस सेंटेंस के बारे में बात कर रहा हूँ जो मेन टाइटल के नीचे लिखी गई है। मेन टाइटल के बाद जो ये आपको सेंटेंस नजर आ रहा है, ठीक है, इस सेंटेंस में आप देखें, अमेरिकाज कोर्ट्स आर ट्राइंग टू रिस्ट्रेन। ठीक है, अमेरिका के कोर्ट क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं ट्रम्प को, ट्रम्प्स अनब्राइडल्ड यूज ऑफ एग्जेक्टिव। कोई भी कंट्री में जब उसका प्राइम मिनिस्टर हो, उसका प्रेसिडेंट हो, उसका चीफ सुप्रीम अथॉरिटी हो, और अगर वो उस सुप्रीम अथॉरिटी सुप्रीम सीट पर है, जैसे वो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान में और यूएस में वो प्रेसिडेंट है, क्योंकि वहाँ पे एक अलग सिस्टम है, वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव जो है प्रेसिडेंट को कहते हैं। तो जिस कैटेगरी में उसके पावर्स लाए करते हैं, उस कैटेगरी को हम बेसिकली कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो ट्रम्प यूज कर रहा है, ये अकॉर्डिंग टू द लॉज, अकॉर्डिंग टू द जुडिशरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ट्रम्प अपने पावर्स को सही तरह से यूज नहीं कर रहा। कुछ पावर्स जो प्रेसिडेंट को दी जाती हैं, जो इमरजेंसी पावर्स होती हैं, उन पावर्स को कोई भी प्रेसिडेंट यूज तो कर सकता है, लेकिन अपने मर्जी से नहीं, विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द लॉ वो पावर्स वो यूज कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो कोई भी पॉलिसी ले, कोई भी काम करे, कोई भी एक्शन ले, और वो एक्शन नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक ना हो, और फिर भी उस प्रेसिडेंट को कोई ना रोके, उसे कोई कुछ ना कहे, ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका हमेशा रूल्स बेस्ड वर्ल्ड की बात करता है। अमेरिका कहता है कि पूरी दुनिया में हम जो है पीस कीपिंग लोग हैं, हम सिक्योरिटी देने वाले लोग हैं। ठीक है, हम एजुकेशन और डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो है एग्जांपल्स हैं। तो अगर अमेरिका जैसा कंट्री ही अपने ही प्रेसिडेंट के पॉलिसीज के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेगा, तो डेफिनेटली ऐसा कंट्री सुपर पावर भी नहीं कहलाना चाहिए। यही इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि ट्रम्प के इतने सारे पॉलिसीज अब तक जो ट्रम्प ने लिए हैं, क्या यूएस के अंदर जुडिशरी ने ट्रम्प के खिलाफ कोई एक्शंस नहीं लिए। ये टोटल इस आर्टिकल में हम यही बात करेंगे। पहला पैराग्राफ आपके सामने है, फर्स्ट पैराग्राफ आप यहां से देखें, मैं आपको रीड आउट करूंगा साथ साथ, और ओरली पहले मैं आपको बताऊंगा ये पैराग्राफ में क्या है, फिर मैं आपको इसकी समरी अलग से दिखाऊंगा, जो समरी मैंने बनाई है पैराग्राफ वाइज, और फिर हम इसकी वोकेबलरी के बारे में बात करेंगे। तो की इश्यूज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, सेंटेंस वाइज सेंटेंस। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स ग्रेटेस्ट चैलेंज एट होम
has come from the country's judiciary. सबसे बड़ा चैलेंज ट्रंप के लिए जुडिशरी है, नॉट द ऑपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी दैट रिमेन्स लीडरलेस और इनडिसाइडेड। ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी नहीं है ट्रंप के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज जुडिशरी। द बिगेस्ट ब्लो टू द यूएस प्रेसिडेंट्स ट्रेड पॉलिसी वाज ruling delivered by federal court last month that declared illegal many tariffs he had imposed on countries across the world. बहुत सारे ट्रम्प के टैरिफ्स को इलीगल करार दिया गया है। ठीक है, दो बातें हमने टोटल डिस्कस की है। जुडिशरी ट्रम्प के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। अगर आपके पास कॉपी है तो आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि ट्रम्प के लिए इस वक्त अमेरिका में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्या है, यूएस की जुडिशरी। क्योंकि यूएस के अंदर जो यूएस फेडरल कोर्ट है उन्होंने ट्रम्प के बहुत सारे टैरिफ पॉलिसीज को इलीगल करार दिया गया। इलीगल, अब देखो टैरिफ क्या है, टैरिफ ये है कि आप बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाते हैं ताकि लोग आपके कंट्री में आपके प्रोडक्ट्स खरीदें। ये टैरिफ्स है और ट्रम्प अपने टैरिफ्स की वजह से ही मशहूर है। ट्रम्प ने जो है 120% टैक्स टैरिफ्स लगाए हैं चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर। चाइना ने रिएक्शन में अगेन बहुत सारे टैरिफ्स लगाए हैं यूएस के प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, हालांकि ये बात क्लियर है कि चाइना और अमेरिका एक दूसरे के एनिमिटी में है, लेकिन एट प्रेजेंट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स अब भी चाइना है और चाइना के लिए भी एक अमेरिका जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है चाइनीज प्रोडक्ट्स जो दुनिया भर में जाते हैं। यानी इन दोनों के लिए ये जरूरी है कि ये दोनों साथ चले। सेकंड जो सबसे बड़ा यूएस का पार्टनर है ट्रेड में वो है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन इन टैरिफ्स की वजह से यूरोपियन यूनियन भी ट्रम्प से बहुत ज्यादा काफी हद तक दूर जा चुकी है, जो कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बट अब प्रेजेंट में इस आर्टिकल में फिलहाल मलिया लोधी साहिबा ये कह रही हैं कि ट्रम्प के लिए सबसे बड़ी चैलेंज जुडिशरी है क्योंकि फेडरल कोर्ट ऑलरेडी बहुत सारे टैरिफ्स को इलीगल करार दे चुकी है। अब देखते हैं ट्रम्प का क्या रिएक्शन है और ये कितने एक्शन ट्रम्प के खिलाफ लिए गए। अच्छा, although the administration secured a temporary reprieve from an appeal court has paused the ruling, the legal battle is far from over. The appeal process has to play out and the case may even go to the US Supreme Court. Global financial markets welcomed the court order against tariffs, but it leaves Trump's trade plan hanging in the balance. क्या बात की जा रही है, कह रहे हैं कि इस बात में कोई शक नहीं कि ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे केसेस में रिलीफ ले लिया है, बहुत सारे केसेस में जो रूलिंग है उसे पॉज उसे स्टॉप कर दिया है अपने खिलाफ। लेकिन फिर भी जो भी एक्शंस कोर्ट्स ने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ लिए हैं वो एक्शंस अब तक अपनी जगह पे हैं। कभी भी उन एक्शंस पे रूलिंग यानी फैसला दिया जा सकता है। और इसके साथ ये कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, इकोनॉमी कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करती, वो सारे कंट्रीज को मिला के काम करती है। जो टॉप इकोनॉमीज हैं दुनिया के वो उनके सारे कोलोब्रेशन में इकोनॉमी काम करती है। इकोनॉमी कभी भी आइसोलेशन में नहीं काम करती। तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स है, जो इकोनॉमी जो मार्केट प्राइसेस डिटरमाइन करती हैं, जो ट्रेड को डिटरमाइन करती हैं, उन सब ने इन कोर्ट्स के इन फैसलों को वेलकम किया कि ये सही फैसले हैं और ये लेने चाहिए। क्योंकि अमेरिका को ट्रम्प का क्या पॉलिसी है, ट्रम्प का पॉलिसी है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रम्प का क्या पॉलिसी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब देखो, अगर आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पता है तो यहां पे आपको ये बात पता होगी कि ट्रम्प ने टैरिफ्स क्यों लगाए, ट्रम्प किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, आपको ये पता होना चाहिए। ट्रम्प किस तरह से इलेक्शन जीत के यूएस का प्रेसिडेंट बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रम्प को समझने के लिए, अगर आप ट्रम्प को समझते हैं तो आप यूएस के सिस्टम को भी समझेंगे, प्रेजेंट सिचुएशन को भी समझेंगे, इंटरनेशनल अफेयर्स में ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। और ट्रम्प के एटीट्यूड को समझने के लिए, ट्रम्प के पॉलिसीज को कि किस नौयत के पॉलिसीज हैं, ये आपको आसानी से समझ में आएंगे जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे इमरान खान के साथ। ठीक है,
बहुत सारे वो पॉलिसीज ट्रम्प ने अपने फर्स्ट टर्नओवर में लिए, इस तरह से जिस तरह से वो अवाम में मकबूलियत उसने हासिल की और बाद में वो प्रेसिडेंट बना था, तो वो बिल्कुल ऐसे ही बना था जैसे इमरान खान, ठीक है, आए थे। जैसे पॉपुलिज्म कहते हैं, पॉपुलिज्म ये है कि आप जो वीक पॉइंट्स हैं, जो वीक एरियाज हैं, ठीक है, उनको आप एड्रेस करके आप अवाम में मकबूल हो जाते हैं। आप अवाम को कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो जो इश्यूज चल रहे हैं उन इश्यूज को मैं सॉल्व करूंगा, आप मुझे वोट दे, मैं इस सिस्टम को बदलूंगा, मैं इस सिस्टम को चेंज करूंगा, ठीक है, मैं एक नया एरा लेके आऊंगा। तो ट्रम्प भी ऐसे ही आया है, ठीक है। हम इसे इमरान खान के साथ थोड़ी बहुत कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज इमरान खान वाज आल्सो अ पॉपुलिस्ट लीडर, सो ट्रम्प इज आल्सो अ पॉपुलिस्ट लीडर, ठीक है। तो 3 से 4 बातें इस पैराग्राफ में हमने लिखे हैं, ठीक है, 3 से 4 बातें हमने नोट किए हैं। पहला ये है कि ट्रम्प के जितने भी पॉलिसीज है उनके खिलाफ ट्रम्प का जो चैलेंज है वो जुडिशरी है। जुडिशरी के मुताबिक फेडरल कोर्ट ने बहुत सारे ट्रम्प के टैरिफ्स को इलीगल करार दिया गया है। थर्ड ये कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इन रूलिंग्स पे कंट्रोल तो पा लिया है, लेकिन फिर भी ये रूलिंग्स कभी भी ट्रम्प के खिलाफ अगेन आ सकती हैं। फोर्थली, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स ने भी इन स्टेप्स को वेलकम किया है। ये 4 पॉइंट्स आपके पहले पैराग्राफ में थे। आप इन 4 पॉइंट्स को 4 लाइनों में लिखें तो आपका ये पूरा पैराग्राफ क्लियर है, आपको पूरे पैराग्राफ को लिखने की जरूरत नहीं। इन 4 पॉइंट्स को आप मजीद शॉर्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने कैसे करना है। तो एक दफा आप बात समझ लेते हैं, फिर आप उन पॉइंट्स को आप अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं, और एक दफा आप अपने वर्डिंग में लिखते हैं, आप उसे एक रिवीजन ट्रैक पे डालें, आप उसे मुसलसल रिवाइज करें, ये वाला जो टॉपिक है आपका कंप्लीटली क्लियर होगा। अगर आपको पूछा जाता है कि अब क्या हो रहा है, यूएस की क्या पॉलिसीज है, ट्रम्प की क्या पॉलिसीज है, ये टैरिफ रूल्स क्या है, इसके ऊपर आप बताएं, तो आप ये सारी बातें लिखेंगे कि टैरिफ क्या है, टैरिफ कैसे लगी हुई है, किन किन कंट्रीज पे लगी है, कौन से कंट्रीज पे नहीं लगी है, और आखिर इन टैरिफ्स को रोकने वाला यूएस में कोई है या नहीं। ट्रम्प की पॉलिसीज को चेक एंड बैलेंस में रखने वाला यूएस की जुडिशरी है और उसके कोर्ट्स हैं, और उन्होंने काफी केसेस, काफी रूलिंग्स ऑलरेडी ट्रम्प के खिलाफ दिए हुए हैं। तो यहां तक आपका ये टॉपिक काफी हद तक क्लियर हो जाता है। ऑल राइट, सेकेंड पैराग्राफ की तरफ हम आते हैं। सेकेंड पैराग्राफ है, ट्रम्प रिएक्टेड फ्यूरियसली टू द कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स डिसीजन कॉलिंग इट रॉन्ग एंड पॉलिटिकल एंड आर्शेस्ट फाइनेंशियल रूलिंग। डेफिनेटली ट्रम्प के खिलाफ होंगे, तो ट्रम्प ने इन कोर्ट के रूलिंग्स को रॉन्ग भी कहा, पॉलिटिकल भी कहा, आर्शेस्ट फाइनेंशियल रूलिंग्स भी कहा, ठीक है। ट्रम्प तो इनको क्रिटिसाइज भी करेगा, जजेस को भी क्रिटिसाइज किया, इनको कहा कि भाई आप तो ओवर रीच कर रहे हैं, आप तो जुडिशियल एक्टिविज्म में आ रहे हैं, आप तो अब्यूज ऑफ पावर कर रहे हैं, आप तो अपने अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के खिलाफ। यानी उसने कहा कि ये जो कोर्ट्स हैं ये मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरे खिलाफ हैं और ये मुझे काम करने नहीं दे रहे। It was Trump who exerted his emergency powers to levy global tariffs according to the trade court, ठीक है। ट्रेड कोर्ट ने क्या रूलिंग्स दिए, उन्होंने कहा ट्रम्प ने जो है ये अपने इमरजेंसी पावर, ये जो प्रेसिडेंट पावर्स है, इमरजेंसी पावर्स जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में यूज होते हैं, इन पावर्स का ट्रम्प ने इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में टैरिफ्स लगाए, और इस पे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। Trump had invoked the International Emergency Economic Powers Act। अब ये आपका जीके का पॉइंट है, ठीक है। ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाकर कौन से इंटरनेशनल एक्ट की पामाली की, कौन से इंटरनेशनल एक्ट को ब्रेक किया? वो इंटरनेशनल एक्ट है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। ये आप अगर अलग से नोट करते हैं तो आपको ये बात आपके लिए फायदेमंद होगी। इसकी वायलेशन करके ट्रम्प ने जो है एक्ट्स लगाए टू इम्पोज टैरिफ्स, और कब लगाए? अप्रैल 2 ठीक है। डेट तो इतनी नहीं आती अगर बहुत, ठीक है, आप याद करना चाहते हैं जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर इम्पोर्टेंट। तो ये सेकंड पैराग्राफ था हमारे पास। सेकंड पैराग्राफ में यही है कि ट्रम्प के क्या कमेंट्स थे इन पॉलिसीज के खिलाफ। ट्रम्प ने जुडिशियल एक्टिविज्म करार दिया, जो ट्रम्प ने कहा कि ये अब्यूज ऑफ पावर है कोर्ट्स की तरफ से, ठीक है। और कोर्ट्स ने ये कहा कि ट्रम्प ने जो है अपने इमरजेंसी पावर्स को गलत तरह से इस्तेमाल करके टैरिफ्स लगाए पूरी दुनिया में, और जो वायलेशन हुई वो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक एक्ट्स पे, इनकी इमरजेंसी हुई, इस एक्ट की वायलेशन हुई।
Okay. Due to this adverse market reaction to that decision, he went back and forth on tariffs, causing them lowering some and then rising others. ठीक है. This spooked investors and ensued confusion among America's trading partners. ठीक है. अच्छा, इससे क्या हुआ, इन टैरिफ से क्या हुआ, ये टैरिफ्स, अच्छा, ये कोर्ट के डिसीजंस जो ट्रम्प के खिलाफ आते रहे, इनकी वजह से ट्रम्प थोड़ी बहुत चेंजेस अपने पॉलिसीज में लेता रहा, कुछ चेंजेस वो लेके आता रहा. ठीक है, कभी वो पॉलिसीज को, कुछ पॉलिसीज रोक लेता, कुछ टैरिफ्स लगा लेता, कुछ टैरिफ्स कम कर देता, ताकि वो मैनेज कर सके. यानी कोर्ट्स के ये डिसीजंस जो है ट्रम्प के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज बन के सामने आए. सेकेंडली ये बात हुई कि देखें, अमेरिका के बहुत सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं. अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर एट प्रेजेंट, अमेरिका, मैंने आपको बताया, एक तो चाइना, सेकेंडली यूरोपियन यूनियन अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, थर्डली अमेरिका का नेबर कनाडा. कनाडा अमेरिका का एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर. तो इन ट्रेड पार्टनर्स पर अमेरिका के ये जो टैरिफ्स है, इनका बड़ा फर्क पड़ा, बड़ा असर पड़ा. ठीक है, और उनके लिए ये कंफ्यूजन का बायस था कि अब वो क्या करे, फ्यूचर प्लानिंग में वो क्या करे, क्या वो ट्रम्प को, अमेरिका को अपना ट्रेड पार्टनर रखे या ना रखे. तो ट्रम्प पे भी प्रेशर था कि वो अपने टैरिफ जो पॉलिसीज वो लेकर आया है, क्या वो ये पूरी तरह से लगाए या ना लगाए. कुछ वो लगा रहा था, कुछ वो कम कर रहा था. आप देख रहे थे, बीच में न्यूज में आ रहा था कि ट्रम्प जो है कुछ पॉलिसीज इसने कम कर दिए, कुछ वो बढ़ा रहा है, कुछ टैरिफ्स बढ़ा रहा है, कुछ कम कर रहा है, कुछ कंट्रीज पे लगा रहा है, कुछ पे नहीं कर रहा. तो वो सारी इस कंफ्यूजन का बायस थी. ये मलिया लोधी की एनालिसिस है जो वो बता रही है. ठीक है. ट्रम्प स्विच्ड कोर्स व्हेन मार्केट्स tanked and there was a heavy sale of US bonds. इसकी ट्रम्प की जो है ये टैरिफ्स को आगे पीछे करने का एक सबसे बड़ा वजह, एक और वजह ये भी थी कि ट्रम्प यूएस में बहुत सारे यूएस बॉन्ड्स बिके थे बड़ी मिकदार में. आफ्टर द मार्केट्स इट वाज द टर्न ऑफ द कोर्ट्स टू ट्राई टू रिस्ट्रेन ट्रम्प. इनके बाद फिर कोर्ट्स ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो ट्रम्प को रोकें किसी भी तरह से. अच्छा, ये यहाँ पे आपको एक केस स्टडी आ रहा है. ठीक है, ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एसए के अंदर आप इन्हीं केस स्टडीज के एग्जांपल देते हैं. ये मैं आपके लिए ग्रीन में, ठीक है, इसको इंसर्कल करता हूँ. ठीक है, ये यूएस का ही एक न्यूज़पेपर है जो कि कोट कर रहा है. ठीक है, एज फाइनेंशियल टाइम्स रोट इन अ रिसेंट एडिटोरियल, अमेरिका's courts are playing solitary role by trying to rein in what Trump regards as his timeless powers as president. ठीक है, क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि अमेरिका के जो कोर्ट्स हैं वो ये ट्राई कर रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रम्प जो है अपने इमरजेंसी पावर्स का ऐसे इस्तेमाल ना करे, गलत इस्तेमाल ना करे, बल्कि अमेरिका के फायदे के लिए इस्तेमाल करे. जबकि ट्रम्प क्या कहता है, ट्रम्प इन पावर्स को अपने लिमिटलेस पावर कहता है. वो चाहते हैं कि ट्रम्प अपने पावर्स को विद इन लिमिट इस्तेमाल करें. ठीक है, जितनी पावर्स उसे दी गई हैं उन्हें विद इन लिमिट इस्तेमाल करें, एंड इस तरह से यूज करें जो कि यूएस के लिए जो है फायदे का बायस बने. ठीक है, तो ये फाइनेंशियल टाइम्स ने बिल्कुल ये आप देखें कोट किया हुआ है. ठीक है, ये ट्राइंग टू री इन व्हाट ट्रम्प रिगार्ड एज, ठीक है, री इन यानी रिव्यू, गौर करे अपने पॉलिसीज के ऊपर. जो वो कहता है कि लिमिटलेस पावर, क्या ये लिमिटलेस है? नहीं है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है इस कॉलम का, लास्ट पैराग्राफ. लीगल प्रॉब्लम्स हैव कास्ट अ शैडो ओवर ट्रम्प्स ट्रेड एजेंडा. ठीक है, ये सारे लीगल प्रोसीडिंग्स, कोर्ट के डिसीजंस, इनकी वजह से ट्रम्प के ऊपर, ट्रम्प की पॉलिसीज के ऊपर बड़ा असर पड़ा है. दे में इम्पैक्ट ट्रेड टॉक्स अंडरवे विद मेनी कंट्रीज. अमेरिका के बहुत सारे ट्रेड टॉक्स चल रहे थे बहुत सारे कंट्रीज, कोर्ट के इन डिसीजंस की वजह से उन पर भी असर पड़ा. who might see their negotiating and strengthened by challenges. Trump's policies face from the courts. Crucial negotiations lie ahead with America's two trading partners, China and the European Union. ठीक है, इन पर भी बड़ा असर पड़ा. ट्रम्प जो है बहुत सारे कंट्रीज के साथ 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 नेगोशिएट भी कर रहा था कि कितने टैरिफ्स लगाने, कितने नहीं लगाने. अब दोबारा पॉलिसी को रिव्यू कर रहा है. क्यों? क्योंकि कोर्ट्स भी ट्रम्प के पीछे पड़ गए, और अमेरिका के दो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं. इन टैरिफ से उन पर सबसे बड़ा असर पड़ा है, चाइना और यूरोपियन यूनियन.
दे कैन बी अफेक्टेड बाय लीगल इश्यूज एट होम। ठीक है, ट्रम्प के जो इंटरनल मसले, कोर्ट्स के डिसीजंस जो चल रहे हैं, ये इस इन सब का असर जो है ट्रम्प के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उन पर पड़ रहा है। एंड देन इवन दो ट्रम्प एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैव रिसेंटली हैड अ पॉजिटिव कॉल। अब देखें, ये इन दोनों के आपस में रिसेंटली बात हुई है और वो एक पॉजिटिव टॉक हुई है कि हम जो है ट्रेड पे जो टैरिफ्स हैं उन पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि कितने टैरिफ्स होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए। ये एक पॉजिटिव थी, लेकिन जो जो थ्रेट है ट्रम्प को एट होम, वो जो है रुकावट बन रही है इसके अंदर। While the tariff ruling is arguably the biggest judicial jolt to America, to Trump's plans। ठीक है, बार बार वो राइटर यही कह रहा है कि ये जितने भी जो लीगल डिसीजंस है, जुडिशरी है, ये ट्रम्प के प्लान्स के सामने बहुत बड़ी एक रुकावट है। ही हैज काउंटर्ड लीगल सेटबैक्स ऑन द अदर फ्रंट्स टू। अब यहाँ पे जो राइटर है वो नए पॉइंट की तरफ आ रहा है। वो कह रहा है कि कोर्ट के डिसीजंस टैरिफ्स के ऊपर, कोर्ट के जो डिसीजंस आ रहे हैं वो ठीक है, अब ट्रम्प के लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और फ्रंट्स पर भी ट्रम्प को कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट देयर हैव बीन कोर्ट ऑर्डर्स अगेंस्ट 182 ऑफ ट्रम्प्स एग्जीक्यूटिव एक्शंस। ट्रम्प के 182 फैसले जो ट्रम्प ने लिए हैं, 182 पॉलिसीज जो ट्रम्प ने बनाए हैं, लिए हैं, उन 182 एक्शंस के खिलाफ कोर्ट्स ने अपने रूलिंग दिए हैं टैरिफ्स के अलावा। इसका मतलब ये है कि यूएस की जुडिशरी को बिल्कुल ये नहीं लगता कि ट्रम्प के फैसले यूएस के नेशनल इंटरेस्ट्स और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हैं। ठीक है, सम इंजेक्शंस हैव बीन ऑफ अ टेम्परेरी nature, but they have still acted as a check on Trump's whimsical conduct. The petitioners have mostly, अच्छा कौन है ये petitioners जो ट्रम्प के एक्शंस के खिलाफ पेटिशन दायर कर रहे हैं? पेटिशन कहते हैं रिक्वेस्ट को, कोर्ट फैसले खुद से नहीं ले रहा, सो मोटा एक्शन नहीं है। सो मोटा एक्शन वो एक्शंस होते हैं जो कोर्ट खुद लेता है, ये सो मोटा एक्शंस नहीं है। ये कौन है? ये अमेरिकन सोसाइटी के कौन से सेगमेंट्स हैं जो ये सारे केसेस अमेरिका में ट्रम्प के खिलाफ दायर करवा रहे हैं? इनमें वो कह रहे हैं कि मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सिटीज हैं। ठीक है, गवर्नमेंट्स हैं, सिटीज हैं, लेबर यूनियंस हैं, सिविल लिबर्टीज हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारे मिलकर। इन द टैरिफ केस इट वाज अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स लेड बाय ओरिगोन। बहुत सारे स्टेट्स को ओरिगोन लीड कर रहे थे, that sued administration over its use of emergency powers without congressional action। देखें, जो कांग्रेशनल एक्शन होता है ना, वो द एक्शन विद इन पार्लियामेंट है। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोर्ट्स जो है अमेरिका में ट्रम्प के एक्शंस, ट्रम्प की पॉलिसीज को चेक एंड बैलेंस में रख रहे हैं, तो ये भी जरूरी है कि पार्लियामेंट के अंदर जो ओपोजिशन है और जो पार्लियामेंट है वो भी ट्रम्प को क्वेश्चन करे कि वो ये जो डिसीजंस ले रहा है, कि ये डिसीजंस वो किस रूल के मुताबिक, किस हिसाब से ले रहा है। क्या कांग्रेस इन इमरजेंसी पावर्स को इस तरह से ट्रम्प को यूज करने की इजाजत देता है? नहीं देता। और अगर देता है तो कैसे देता है और किस हद तक ट्रम्प इस्तेमाल कर सकता है? ठीक है, इसमें ये सारी बात है। तो अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ पहले मैं आपको ये सारा रीड आउट करके बताता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इसके शॉर्ट नोट्स की तरफ जाएंगे। केसेस अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन हैव इन्वॉल्व ट्रम्प्स इमिग्रेशन एंड डिपोर्टेशन पॉलिसीज। कुछ केसेस इनमें, ये जो 182 केसेस थे, इनमें इमिग्रेशन और डिपोर्टेशन भी है। देखिए, जब हम ट्रम्प कहते हैं ना मेक अमेरिका ग्रेट, तो उसमें वो ये भी बात कहता है कि अमेरिका में जितने भी बाहर के लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन्हें दोबारा भेजा जाए उनके अपने कंट्रीज, क्योंकि इससे अमेरिका में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, जो रिसोर्सेज है वो एक्सक्यूज हो रही हैं। तो ये जो लोग हैं इन्हें यहाँ पे नहीं। और सेकेंडली वो कहता है कि अमेरिका के जो असल सिटीजन है वो सिटीजन है, वो लोग हैं जो बाय बर्थ अमेरिकन है, जो बाय बर्थ अमेरिका में पैदा हुए, सिर्फ उन्हें अमेरिका में रहने का हक है, बाकी लोगों को नहीं है। जबकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, यूरोप से और बाकी सारे कंट्रीज से वो अमेरिका में सेटल्ड रहे हैं बहुत टाइम से, और वो वहां पे रह रहे हैं। ठीक है, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन उनको किसी न किसी तरह से अलाउ करती है, तभी वो रह रहे हैं। लेकिन अब ट्रम्प कहता है कि नहीं, ये जो है ये सारे पॉलिसीज जो है वो ऑल टुगेदर इसके खिलाफ जा रहा है।
जिसमें सबसे पहले डाउन साइजिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ट्रंप ने आते ही फेडरल गवर्नमेंट में बहुत सारे जो पोजीशंस है उनको खत्म कर दिए। ठीक है। सेकेंडली उसने क्या किया, फॉरेन एड, ज्यादातर फॉरेन जो एड था उसे फ्रीज कर दिया। आपको ये बात पता है कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड भी इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ट्रंप ने जो इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड के फंडिंग्स भी रोक ली है, WHO के फंडिंग्स भी रोक ली है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनली जो पूरी दुनिया में काम कर रहे थे पाकिस्तान समेत, उनके सबके फंडिंग ज्यादातर के रोक लिए अमेरिका ने। डिसमेंटलिंग यूएस एजेंसीज, बहुत सारी यूएस एजेंसीज को बंद कर दिया है। बर्थ राइट, सिटीजन राइट्स की वायलेशन की है। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को भी सप्रेस किया है। हाल ही में आपने सुना था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर ट्रंप ने ये कहा कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये अब वो स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी नहीं रही जो जिसे पहले एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी समझा जाता था। और इसकी फंडिंग मुझे लगता है कि रोक लेनी चाहिए। ये ट्रम्प के रिसेंट रिमार्क्स थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर। हालांकि हार्वर्ड अपना काम सही तरह से कर रही है। सारी दुनिया जानता है कि सारी दुनिया जानती है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ट्रम्प इसलिए अपने क्रिटिसिज्म का निशाना बना रहा है क्योंकि हार्वर्ड में पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट हुई थी। उन प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट की वजह से ट्रम्प जो है वो हार्वर्ड के खिलाफ उसने स्टेटमेंट दी और उसने कहा कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पे एंटी स्टेट जो है प्रोटेस्ट होती है। तो इस पैराग्राफ तक हमने ये डिस्कस कर लिया है। लॉ फर्म्स और यूनिवर्सिटीज के खिलाफ भी ट्रम्प ने बहुत सारा एक्शन लिया। और इसके बाद हम अभी एक छोटा सा ब्रेक होगा 5 मिनट्स का, और अगेन हम स्टार्ट करते हैं अमंग द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ऑफ ट्रम्प एक्शंस। सबसे ज्यादा ट्रम्प के जो कंट्रोवर्शियल एक्शंस थे वो क्या थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। इस तरह से हम 20 मिनट्स में ये खत्म करेंगे और फिर हम इसके शॉर्ट नोट्स की तरफ आएंगे एंड देन हम इसकी वोकेबलरी डिस्कस करेंगे। तो 5 मिनट्स का हम ब्रेक लेते हैं अभी, उसके बाद विल कम बैक।